सुगम्यता को स्थापित करने के लिए मनाया जाता है, अपितु साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए तकनीकी रूप से सक्षमता को स्थापित करने वाले दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हम एक ऐसी सुगमता, एक ऐसी एक्सेसिबिलिटी की बृहदता को स्थापित करने हेतु सदैव से प्रयासरत रहे हैं, जो हमारे सभी प्रकार के दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु सदैव प्रयासरत हो। आज इसी कड़ी में हमारे बीच भारत की एक एमिनेंट पर्सनालिटी आदरणीय संपदा सेवड़े मैम, कंट्री हेड परकिंस इंडिया, हमारे बीच अपने महत्वपूर्ण विशेषज्ञता को लेकर के और विषय मेकिंग स्कूल एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स MDVI पर अपने महत्वपूर्ण भाव देने के लिए हमारे बीच हैं। हमारे बीच संस्थान के निदेशक श्री रमेश पांडे सर, संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी श्री जी शंकर गणेश सर, संस्थान में HRD के कार्यक्रमों को संपूर्णता से गतिमान करने हेतु कोर्स कोऑर्डिनेटर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग, सभी का जुड़ाव प्राप्त हो चुका है। मैं कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को आरंभित करने हेतु सादर आमंत्रित करता हूं श्री रमेश पांडे सर, निदेशक CRC लखनऊ को, कि सर आप आए और आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपने आशीर्वचन प्रदान कर, अपने महत्वपूर्ण भाव प्रदान कर इस कार्यक्रम को उद्घाटनित करें। आदरणीय श्री रमेश पांडे सर। श्री रमेश सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? श्री रमेश सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कुछ ही पल में सर हमारे बीच अपने महत्वपूर्ण भाव देंगे। भी वो बनारस में दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम में उसकी तैयारियों में है, तो हमें लगता है कि आवाज के क्रम में टेक्निकल इश्यूज के कारण शायद अभी जुड़े नहीं है। मैं यहाँ से चेक कर पा रहा हूँ। जी 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 सर, बस एक ही मिनट में सर हमारे बीच जुड़ रहे हैं, फोन से उनसे संपर्क। हमारे बीच आदरणीय संपदा सेवड़े मैम, आपका जुड़ाव सुनिश्चित हो चुका है। आदरणीय सेवड़े मैम। जी नागेश जी, मैं जुड़ गई। सादर प्रणाम मैम। सादर प्रणाम मैम। संपूर्ण CRC लखनऊ परिवार की तरफ से आपका इस प्राथमिक जुड़ाव पर मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं मैम। कुछ ही क्षण में हमारे बीच श्री रमेश पांडे सर, निदेशक CRC लखनऊ का जुड़ाव सुनिश्चित हो रहा है। उनके आशीर्वचन को प्राप्त कर और आज के इस ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे पर आपके महत्वपूर्ण भाव, विशेषकर मेरे प्यारे MDVI बच्चों के संदर्भ में हम सभी को सुनने, समझने, जानने और उसको गतिमान करने में मदद मिलेगी। जैसे ही सर का जुड़ाव हमारे बीच होता है, हम लोग उनसे निवेदन के क्रम में प्रस्तुत होंगे। उससे पूर्व मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी PPT या अपना जो महत्वपूर्ण भाव है उसके लिए अगर आप कुछ प्रेजेंट करने की चाहे तो एक बार ट्राई कर ले। बस सर का जुड़ाव हमारे बीच 30-40 सेकंड में होने वाला है। जरूर नागेश जी, मैं तब तक ट्राई कर लेती हूँ PPT। जी 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 प्लीज मैम, प्लीज। आज का दिवस संपूर्ण राष्ट्र में एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को स्थापित करने और साथ ही साथ मैं जैसा पूर्व में आपसे कह रहा था कि सुगम्यता के उन महत्वपूर्ण भावों को जिनको कि हम किसी न किसी एक स्तर पर जाकर के सोचने, विचारने और उसे स्थापित करने में कहीं न कहीं अवेयरनेस की लैंकी को देखते हुए, कहीं न कहीं कुछ एक उससे कटाव को देखते हुए स्थापित करने में कहीं बाधा का अनुभव करते हैं। ऐसी बाधाओं को दूर करने और एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को पूर्ण रूपेण
स्थापित करने के लिए कैसे प्रतिबद्ध होया जाए, कैसे हम दिव्यांगता को उस परिप्रेक्ष्य में देख सकें जो एक सापेक्षित पक्ष है, जिसमें हम केवल और केवल दिव्यांगजनों को ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के रूप में न देखें, केवल और केवल दिव्यांगजनों को विजुअली हैंडीकैप के रूप में न देखें, अपितु उनमें आने वाली उन सभी समस्याओं के साथ देखें जिनकी पूर्ति कहीं न कहीं एक सामान्य बालक और बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भी संदर्भित होती है। प्यारे साथियों, भिन्न भिन्न स्तरों पर आप और हम इस बात को अनुभव करते रहे हैं कि कई ऐसे अनुभव आते हैं जहां पर हम लोग एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को देखते तो हैं, लेकिन सामान्यतया सामान्य जन इस बात को स्थापित कर देता है कि एक्सेसिबिलिटी फीचर्स किसी न किसी रूप में हमारे विभिन्न प्रकार के दिव्यांगजनों के लिए पूर्ण सुगमता को स्थापित करने में कहीं न कहीं पूर्ण रूपेण सहमत नहीं हो पाता या सक्षम नहीं हो पाता। तात्पर्य दृष्टि क्या रही ऐसी सुगम्यता को स्थापित करने की? तात्पर्य सुगम्यता को जब हम स्थापित करने की तरफ चले तो हमने अपने सामने किन दिव्यांगजनों के चित्रों को रखा? तात्पर्य हम एक्सेसिबिलिटी को क्या केवल चलनता के रूप में या केवल ऐसे भाव में देख रहे हैं जिसमें हम शिक्षण प्रशिक्षण भाव को ही देख रहे हैं, या कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि डिसेबिलिटी को हम सुगमता के पक्ष पे जब ले जाते हैं तो चलन क्रिया की प्राथमिकताओं के साथ साथ हम बोधयुक्तता को नजरअंदाज कर जाते हैं। सुगम्यता का तो तात्पर्य ही होता है सभी के लिए सब कुछ प्रदान कर पाना, सभी के लिए सहजता कर पाना। और मूल रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति इस बात का प्रमाण रही है कि वह सर्वे भवन्ति सुखिनः के भाव को स्थापित करने के लिए प्रयासरत रही है। और जब हम उस संस्कृत के धरोहर के रूप में, उस संस्कृत के मान्यताकर्ता के रूप में, उस संस्कृत के मानने वाले के रूप में जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ नैतिक पक्ष बनता है, हमारा यहाँ प्राथमिक पक्ष बनता है कि हम ऐसे महत्वपूर्ण भावों को स्थापित करने वाली संस्कृत के यशस्विता को स्थापित करने के लिए सुगमता को दृष्टिगत करें। एक बार मैं पुनः निवेदन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री रमेश पांडे सर क्या मेरे बीच जुड़ चुके हैं? अमित सर अगर आप उधर से देख पाए, सर का जुड़ाव हो गया है तो सर हम लोग सर के आशीर्वचन को प्राप्त करें। नागेश सर, अभी सर का जुड़ाव नहीं हो पाया है तो आप सर टेक्निकल तो मैं समय ज्यादा जाया नहीं करूंगा क्योंकि आदरणीय मैम का समय अति महत्वपूर्ण है और एक एक मिनट आपका आज अति व्यस्ततम है, क्योंकि आज भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में आपको अपनी विशेषज्ञताएं रखनी है। सर हमारे बीच आ चुके हैं, हमें इंतजार था हमारे आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर का जुड़ाव भी हमारे बीच हो चुका है। और मैं सर को सूचित करना चाहूंगा कि आज की हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय संपदा सेवड़े मैम भी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। तो सर आपसे निवेदन है कि आप अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन आज के विषय पर, आज के इस दिवस पर हम सभी को प्रदान कर इस कार्यक्रम को उद्घाटित करें। आदरणीय रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मैं सबसे पहले आज ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डे जो कुछ टेक्निकल इशू से सर लेफ्ट हुए हैं, तुरंत अभी उनका जुड़ाव हो रहा है। एक्चुअली में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम लोग बनारस में हैं और दिव्य कला शक्ति की कार्यक्रम की तैयारियों में, तो उसके क्रम में टेक्निकल कुछ एरर है। सर पुनः अभी थोड़ी ही देर में हमारे बीच पुनः अपने जुड़ाव को सुनिश्चित कर पाएंगे। सर एक बार उनको कॉल कर दीजिए, क्लिक हो चुका। पांडे जी मेरी सर आवाज आपका जुड़ाव? जी जी सर, जी सर, प्लीज सर। मैं क्षमा चाहता हूं, नेटवर्क की कुछ दिक्कत है। आज ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डे जो वैश्विक स्तर पर हम लोग आज सुगम्यता दिवस मना रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हमारे सीआरसी लखनऊ के सभी अधिकारी कर्मचारी जो आज
इस बहुत महत्वपूर्ण दिवस पे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उन सभी को बधाई। हमारी आज की रिसोर्स पर्सन और की स्पीकर संपदा मैडम, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूं अपने विभाग की ओर से, सीआरसी की ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से, कि आज आपने समय निकाल के हमारे जो भी सीएसओस के रिप्रेजेंटेटिव्स आज इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट जुड़ रहे हैं या दूसरे स्टेक होल्डर जुड़ रहे हैं, उनके साथ एक्सेसिबिलिटी इश्यूज पे बातचीत करेंगे। एक्सेसिबिलिटी मेरे हिसाब से इसके दो पार्ट हैं। एक तो जो हम लोग फिजिकल एक्सेसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं देश में, हमारा डिपार्टमेंट जो रात दिन दिव्यांगजनों के लिए फिजिकल एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करने की मुहिम में लगा हुआ है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सेसिबिलिटी को समझना और उसको समझ के कम्युनिटी को, सोसाइटी को, अपने आसपास के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करना। तो क्रिएशन के साथ साथ इसके बारे में समझ विकसित करना, इसको जानना और इसको प्रमोट करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज पूरे देश के अलग अलग संस्थान और हमारा विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, इस बहुत महत्वपूर्ण दिवस को बहुत बड़े पैमाने पे इसको अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से इसको मना रहा है। और इस दिवस की जो रिकमेंडेशंस आएंगी, आज के जो अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी जो रिकमेंडेशंस आएंगी, मुझे लगता है ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर उसमें भारत की एक अलग पहचान बन सकेगी और सबको ये पता चल सकेगा कि बहुत कुछ लिमिटेड रिसोर्सेस के बावजूद भी एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट कितना तेजी से कार्य कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेके मैं सबको इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं, दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। अपने रिसोर्स पर्सन संपदा मैडम का फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि एक्सेसिबिलिटी की समझ को डेवलप करने में आपका प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। फिर से आपका स्वागत, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका निर्देशन हम सभी के लिए प्रेरणा का कार्य है। आदरणीय संपदा सेवड़े मैम, कंट्री हेड परकिंस इंडिया, एक ऐसा संस्थान और एक ऐसा नाम जो संपूर्ण भारत में एमडीवीआई बच्चों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठता से अपनी सेवाएं दे रहा है। उसमें आपका एक एक पग, एक एक कदम निश्चित ही भारत में दिव्यांगजनों के लिए सुगमता को, शिक्षा को, संपन्नता को स्थापित करने के लिए मील का पत्थर है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं मैम, आप आए और आज के इस दिवस पर अपने महत्वपूर्ण भाव दें। आदरणीय संपदा सेवड़े मैम। धन्यवाद नागेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सीआरसी लखनऊ और पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन पर इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपने सेशन रखा और उसमें मेरे विचार आप सबके साथ थोड़े से शेयर कर पाऊं, इसलिए आपने मुझे बुलाया। और सीआरसी से हमारे एमडीवीआई बच्चों की एक्सेसिबिलिटी के लिए, चाहे वो एड्स एंड अप्लायंसेस के रूप में या फिजियोथेरेपी के रूप में सहयोग मिलता है, निरंतर मिलता आया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नागेश जी, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, देख पा रहे हो आप प्रेजेंटेशन? जी जी मैम, जी धन्यवाद। जब हम सब एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो ज्यादातर दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि कोई स्कूल एक्सेसिबल है या नहीं। सबसे पहले हम सोचते हैं कि स्कूल में रैंप है क्या, अगर रैंप है तो वो स्कूल की एंट्री हमारे लिए एक्सेसिबल है। स्कूल में जो टॉयलेट्स है वो एक्सेसिबल है कि नहीं, कि अगर हमारे बच्चे टॉयलेट्स तक पहुंचे तो वो साफ और बिल्कुल एक्सेसिबल हो, जिससे उन्हें सुविधा हो। जो पानी पीने की जगह है वो एक्सेसिबल है या नहीं, या जहां पे बच्चे खाना खाने के लिए बैठते हैं वो जगह एक्सेसिबल है कि नहीं। बच्चे जहां पे खेलकूद करते हैं वो जगह बच्चों के लिए एक्सेसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक्सेसिबिलिटी का नाम लेते ही जो चीज आती है वो है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी।
और जैसे पांडे जी ने कहा, एक्सेसिबिलिटी के कई पहलू है। तो एक फिजिकल एक्सेसिबिलिटी जरूर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पर उसी के साथ साथ एक ये भी सोचना जरूरी है कि जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हम उनके लिए क्या चाहते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा हम ये चाहते हैं कि बाकी बच्चों के साथ मिलकर वो वहां पर सीख पाए। जितनी जिस बच्चे की क्षमता हो, उस क्षमता अनुसार बाकी बच्चों के साथ मिलकर वो उन सारी एक्टिविटीज में शामिल हो जो उस स्कूल में की जाती है। ये शायद हम सबका सबसे पहला उद्देश्य है। और आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में अगर उन्हें पढ़ना है या सीखना है तो हमारी तरफ से क्या चीजें करना जरूरी है। आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन का टाइटल है मेकिंग स्कूल्स एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन विद MDVI, मल्टीपल डिसेबिलिटीज विद विजन इम्पेयरमेंट, बहु दिव्यांगता के साथ साथ दृष्टि दिव्यांगता। तो सबसे पहले कुछ देर के लिए मैं ये आप सबसे बताना चाहती हूँ कि जब हम MDVI की बात कर रहे हैं तो MDVI से हम क्या समझते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये जानते हो या कुछ लोगों के लिए ये नई चीज हो। अगर आप इस स्लाइड पे देखो तो आपको उस पे अलग अलग बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इन सारे बच्चों में किसी न किसी तरह से दृष्टि दिव्यांगता मौजूद है। अगर आप सबसे पहला फोटोग्राफ स्लाइड पे देखो तो उस बच्चे को बिल्कुल भी विजन नहीं है और वो अपने स्पर्श के माध्यम से खिलौने को जो उसके हाथ में है उसको समझने की कोशिश कर रहा है। वो पूरी तरह से ब्लाइंड है और साथ ही उसे सुनने में भी समस्या है, जिसे हम डेफ ब्लाइंड या बधिरांधता भी कहते हैं। अगर आप दूसरा फोटोग्राफ देखो तो उसमें उस बच्चे को अल्पदृष्टि है या लो विजन है और लो विजन होने के साथ साथ उसे शारीरिक समस्या भी है। ये जो बच्ची बैठी है जिसके हाथ में लाइट वाली बॉल है उसको भी लो विजन है और लो विजन के साथ साथ उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और शारीरिक समस्या भी है। सबसे लास्ट फोटोग्राफ जिसमें वो बच्ची अपने टीचर के साथ बैठी है और टीचर के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रही है, उसे भी लो विजन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और सेरिब्रल पॉल्सी है। ये सारे जो बच्चे हैं इनमें दृष्टि दिव्यांगता के साथ साथ और भी कोई दिव्यांगता है। और जब हम MDVI की बात कर रहे हैं तो हम इन सारे बच्चों की और उनके जरूरतों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम स्कूल एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जिस चीज की हमें जरूरत है वो है उनके अभिभावकों का सहभाग। उनके जो माता पिता है उनका इस प्रक्रिया में शामिल होना बेहद जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे के जो पहले टीचर होते हैं वो उसके माता पिता है, या इंक्लूजन की शुरुआत कहाँ होती है तो वो घर पे होती है। उसके बाद स्कूल और समाज में बच्चे का इंक्लूजन होता है। तो उनके जो अभिभावक है उनको ये पता होना कि हमारे बच्चों को दिव्यांगता है, बहु दिव्यांगता है, पर उसके बावजूद ये अगर स्कूल जाए तो उन्हें जरूर फायदा होगा और स्कूल में ये भी इनके बाकी भाई बहनों की तरह सीखेंगे और कुछ जरूर पढ़ेंगे। तो ये जागरूकता अभिभावकों में होना बेहद जरूरी है और उनको ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि अगर मेरा बच्चा स्कूल जाए तो उसे भी बाकी बच्चों की तरह उतना ही फायदा होगा। हम कई बार इंक्लूजन में बात करते हैं एटीट्यूड्स के बारे में, एटीट्यूडनल बैरियर्स की बहुत बात करते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है या ये जो दृष्टिकोण है
उसका सकारात्मक होना बेहद जरूरी है। तभी बच्चे के स्कूल की तरफ जाने की जो एक हम कहते हैं यात्रा है या जर्नी है, उसकी शुरुआत होती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो रूरल एरियाज है उसमें कई बार हम बच्चों का स्कूल में नामांकन तो करते हैं, पर केवल सामान्य विद्यालय में नामांकन होना उतना ही काफी नहीं है। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो बच्चा नियमित रूप से स्कूल जाए, क्योंकि जब वो नियमित रूप से स्कूल जाए तभी हमें ये एहसास होगा कि हम जो कहते हैं कि एक शिक्षा तक पहुंचना या उसे एक्सेस कर पाना, ये चीजें करने में उस बच्चे को क्या क्या समस्याएं आ रही है, और वो समस्याएं जब हमारे सामने आती है तो उनके लिए हम क्या कर पाएंगे, जिस वजह से उन समस्याओं का कोई ना कोई समाधान हमारी तरफ से निकल कर आए। पर उसके लिए निरंतर स्कूल जाना या नियमित रूप से स्कूल जाना बेहद जरूरी है। और यहाँ पे भी बच्चे के अभिभावकों का सहभाग बेहद जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक बच्ची जिसे MDBI है वो अपने स्कूल जा रही है और उसके माता पिता उसको लेकर स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन से लेकर भी काफी सारे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज होते हैं कि बच्चे को अगर स्कूल जाना है तो बच्चा स्कूल तक सबसे पहले कैसे पहुंच पाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसमें परिवार की जो सहभागिता है वो बेहद जरूरी है। फैमिली का जो इंक्लूजन के लिए सपोर्ट है उसमें ये भी शामिल है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है स्कूल तक पहुंचने के लिए या सीखने के लिए। कुछ बच्चे अगर चलकर जा सकते हैं तो काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको दृष्टि के साथ साथ मोबिलिटी में भी काफी सारी समस्याएं हैं। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चा उस स्थिति में भी स्कूल तक पहुंच पाए। तो जिस साधन सामग्री की या जिन सहायक उपकरणों की बच्चों को जरूरत है, हम ये कोशिश करें कि ये सारे सहायक उपकरण उन बच्चों तक पहुंच पाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक बच्ची जिसको MDBI है, वो व्हीलचेयर पर बैठी है और उसका भाई उस व्हीलचेयर को धकेल रहा है ताकि वो बच्ची स्कूल तक पहुंच पाए। तो स्कूल एक्सेसिबिलिटी के पहले स्कूल तक पहुंचने की जो एक्सेसिबिलिटी है उस पे भी हम काम करें, ताकि जिस बच्चे को जिस सहायक उपकरण की जरूरत है वो उस बच्चे तक पहुंचे और वो बच्चा आसानी से नियमित रूप से स्कूल जा पाए। बच्चों की कई सारी सीखने की जरूरतें हैं। कई बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, पर अगर हम सामान्य पाठ्यक्रम को देखें तो सामान्य पाठ्यक्रम को उसी तरह से अगर हम उस बच्चे को सिखाएं या केवल ये कोशिश करें कि उसकी जो किताबें हैं वो उस बच्चे तक पहुंचे, तो कई बार सिर्फ किताबें पढ़ने से, या कई बार जब बच्चे को लो विजन है तो हम सोचते हैं कि बच्चे को हम लार्ज प्रिंट का मटेरियल दे देंगे, या कोई बच्चा पूरी तरह से ब्लाइंड है तो हम सोचते हैं कि हम इनको सारी चीजें ब्रेल में करके दे देंगे। पर क्या केवल वो ब्रेल की बुक या लो विजन की कोई किताब इतना देना बच्चों के लिए काफी होता है? मटेरियल बहुत जरूरी है कि एक्सेसिबल हो, पर उसके साथ साथ वो मटेरियल समझने के लिए और समझकर सीखने के लिए एक शिक्षक की भी जरूरत होती है। और हर बच्चे की जो जरूरत है उसको देखते हुए ये सोचना कि इस बच्चे की सीखने के क्षेत्र में क्या क्या जरूरतें हैं। क्या हमें ज्यादा चित्रों का उपयोग करना होगा? क्या हमें जो बड़े बड़े लेसन प्लान है उनको छोटे करने होंगे? उनका जो मेन कंटेंट है
उसका चयन करके हमें छोटे छोटे वर्कशीट्स बनाने होंगे। हमें क्या करना होगा, जिस वजह से वो बच्चा उस पाठ्यक्रम को समझ पाए, जो उसकी सीखने की स्थिति है उसके अनुसार हम किस तरह से बच्चे को मटेरियल प्रोवाइड करें। एक लार्ज प्रिंट की किताब तो हमने दे दी, पर उस किताब में जो भी लिखा है उसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम उस बच्चे तक पहुंचा सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो बच्चा सीख सकता है और वो बच्चा किस तरह से सीख सकता है, ये भी सोचना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, केवल बच्चों को मटेरियल देने से सही मायने में इंक्लूजन नहीं होगा। क्योंकि इस बच्चे के पास मटेरियल तो होगा, पर उस मटेरियल से क्या समझना है, ये एक शिक्षक को अपने कार्य के रूप में करना होगा। तो हर बच्चे की सीखने की जरूरतें क्या है? क्या ठीक तरह से देखने के लिए उसे एक चश्मे की जरूरत है? क्या सही तरीके से स्कूल में बैठने के लिए उसे किसी अलग तरीके की कुर्सी की जरूरत है? क्या सही तरीके से जवाब देने के लिए उसको ज्यादा चित्रों के माध्यम से सिखाना जरूरी है? इन सभी चीजों का जब हम ध्यान रखेंगे, तब हम कह पाएंगे कि एक सामान्य विद्यालय में जाने के बाद जो एक बच्चे को सीखने की जरूरत है, उस जरूरत की हमने पूर्ति की या नहीं की। और तभी हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो हमने बच्चे के लिए एक्सेसिबल किया, क्योंकि वो बच्चा भी फिर वही सीख रहा है जो उस क्लास के उसके जो अन्य पीयर्स है या उस उम्र के बच्चे हैं वो सीख रहे हैं, पर वो बच्चा अपनी तरीके से सीख पा रहा है। अगर किसी बच्चे को पूरा पूरा लिखित रूप से चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि हम अलग तरीके से चित्रों की सहायता से उस बच्चे को किस तरह से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें? अगर कोई बच्चा अपने आप से नहीं लिख पा रहा है और हमने केवल एक नोटबुक और एक मोटा सा पेन उसको पकड़ा दिया, जरूरी नहीं है कि वो बच्चा फिर उसको पकड़ के अपने आप से लिख पाएगा। शुरू में हो सकता है उसे वो चित्र निकालने के लिए या एक गोला निकालने के लिए भी काफी सारे सहायता की जरूरत पड़े, और ये सारी सहायता हमें विद्यालय में नामांकन के साथ साथ बच्चों को देनी है। नहीं तो कई बार जैसे होता है, वो नामांकन केवल नामांकन तक ही सीमित हो जाता है, उसके साथ साथ सीखना नहीं जुड़ पाता। और एक विद्यालय में जाके अगर बच्चा कुछ सीख ना पाए, तो ये सही मायने में इंक्लूजन है क्या? ये सवाल हम सबने अपने आप को पूछने की जरूरत है कि अगर वो बच्चा केवल नामांकन होकर वहां पे जाकर बैठ रहा है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं एक बहुत ही आसान तरीके से। अभी पांडे जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें करने के लिए कई बार हमें बहुत से रिसोर्सेस की जरूरत नहीं होती। ये उसी में से एक चीज है जिसके लिए हमें ढेरों रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है, पर केवल एक अलग तरीके से सोचने की जरूरत है कि इस बच्चे को अगर उस स्कूल में रहकर सीखना है, तो हम इसकी किस तरह से सहायता कर सकते हैं, ताकि सही मायने में एक करिकुलम एक्सेसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम का बच्चों तक पहुंचना या बच्चे ने पाठ्यक्रम को समझना, ये सही मायने में किस तरह से हो सकता है, ये हम समझ पाएंगे। कुछ बच्चों को चित्रों की जरूरत होगी, कुछ बच्चों को एक सादा सा एक जो रीडिंग स्टैंड हम देते हैं जिससे मटेरियल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ताकि बच्चे को बहुत ज्यादा झुकना ना पड़े। हमेशा हम जब क्लासरूम और बच्चों ने सीखना इसकी बात करते हैं, तो कुछ चीजें इमीडिएटली हमारे दिमाग में आती है कि बच्चे को सबसे पहले रो पर बिठाया जाए,
ये प्रयास करे कि बच्चे को ठीक तरीके से रोशनी मिल रही है या नहीं, या बच्चा किसी ऐसी जगह पे बैठे जहां पे उसे पर्याप्त रोशनी प्राप्त हो रही हो, बेंच किस तरह के है, बच्चा ठीक से बेंच पे बैठ पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें जितनी जरूरी है, उसी के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि जो हम सहायक उपकरणों की बात कर रहे थे कि किसी को व्हील चेयर, किसी को चश्मा, किसी को छड़ी, तो उसी के साथ साथ बच्चे सीखने के लिए जब बैठते हैं तो जो भी मटेरियल उनके पास हो, चाहे वो एक लार्ज प्रिंट की किताब हो, ब्रेल की बुक हो, एक नोटबुक हो जिसपे टीचर बड़े अल्फाबेट्स या बड़े अक्षरों में कुछ लिख रही है, वो देखने के लिए वो मटेरियल ठीक तरीके से रखा है या नहीं, जिससे बच्चा अच्छी तरह से उसको देख पाए और समझ भी पाए। तो चाहे अलग तरीके का सिखाना हो कि केवल वर्बली हर बच्चा शायद समझ ना पाए, जवाब ना दे पाए, तो एक वर्बल या मौखिक निर्देशों के साथ साथ हम और किन चीजों का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग वर्कशीट्स, चित्रों का, लार्ज प्रिंट का, बच्चे की अच्छी पोजीशनिंग या रीडिंग स्टैंड देकर उन मटेरियल को रखकर बच्चे को पर्याप्त समय देने का, इन सारी चीजों को जब हम सिखाने की पद्धति में शामिल करेंगे, तब कहीं जाकर हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा काफी हद तक पाठ्यक्रम को समझ पा रहा है और काफी हद तक उस पाठ्यक्रम को फॉलो कर रहा है। ये हम सही मायने में कह पाएंगे। जब स्कूल की बात हम करते हैं तो हमेशा हम सोचते हैं कि स्कूल मतलब पढ़ना और लिखना। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ एक और चीज हमेशा इन बच्चों के लिए जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो है खेल कूद की एक सुविधा या फैसिलिटी। तो बच्चे के लिए खेलना अपने बाकी सारे साथियों के साथ साथ भी उतना ही जरूरी है। तो अगर क्लास में कुछ बच्चे बॉल को एक बास्केट में डालकर खेल रहे हैं और ये बच्चा अपने आप से ये खेल नहीं खेल पाएगा, तो हम क्या सहायता कर सकते हैं ताकि वो बच्चा भी उस खेल में उसी तरह से शामिल हो जाए। तो यहाँ पे टीचर ने एक बहुत साधारण सी चीज की है कि बस एक कुर्सी का उपयोग करके बच्चे को उस पे खड़ा किया है और उसके हाथों को सहायता देकर कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चा उस बॉल को बास्केट में डाल पाए। तो एक छोटा सा एडाप्टेशन किया है, पर इस छोटे से अनुकूलन की वजह से वो बच्चा उस खेल में शामिल हो पा रहा है। एक चीज की हम हमेशा बात करते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए हम कहते हैं कि अपना उसका सेल्फ एस्टीम बहुत जरूरी है, कि वो बच्चा अपने बारे में क्या सोचता है, वो अपनी क्षमताओं को किस तरह से समझता है। इससे एक उसका अपना सेल्फ इमेज या सेल्फ एस्टीम बनता है। और जितना हम कोशिश करें कि इन छोटे छोटे अनुकूलनों का उपयोग करके बच्चा इस सारी एक्टिविटीज का हिस्सा बने, उतना ज्यादा उस बच्चे के लिए अच्छा है। जो सिंपल एक्टिविटीज कई सारे स्कूलों में होती है, कई सारे स्कूल्स में एक्शन सॉन्ग्स किए जाते हैं, ड्रामा का उपयोग किया जाता है, म्यूजिक या गाना गाने का उपयोग किया जाता है। ऐसे कई सारे एक्टिविटीज हैं जो इन बच्चों को फायदा करते हैं, और केवल इन्हीं बच्चों को फायदा नहीं करते, पर बाकी भी सारे बच्चों को फायदा करते हैं। हम लोग आजकल यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग के बारे में काफी बात कर रहे हैं। तो ये सारी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज है जिससे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की दिव्यांगता है या जिनकी जरूरतें थोड़ी सी अलग है।
ये इस तरह की एक्टिविटीज है जिसमें उस क्लास के सारे बच्चे शामिल हो सकते हैं। आर्ट की जब हम बात करते हैं, ड्राइंग की बात करते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं, डांस की बात करते हैं, ड्रामा की बात करते हैं, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है और सारे बच्चे इसमें बहुत खूबसूरती से एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं, संप्रेषण एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और उसी के साथ साथ एक दूसरे से सीख भी सकते हैं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में सोचना और वापस बच्चों की जरूरत के अनुसार, जो ना केवल इस बच्चे के लिए पर सभी बच्चों के लिए उतनी ही अच्छी उन बच्चों को लगे, उन्हें भी उसमें रुचि हो और उन्हें भी उन एक्टिविटीज से फायदा हो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में सोचना। यहाँ पे आप देखोगे तो जो बच्ची का आपने पहले फोटोग्राफ देखा था, जो अपने माता पिता के साथ स्कूल जा रही थी, यहाँ वो अपने स्कूल में बैठी है और उसकी जो टीचर है उसको कुछ अंक दिखा रही है और उसको पूछ रही है कि वो कौन सा अंक है। सिखा उसको रही है, पर उसी के साथ साथ और जो उस कक्षा के 8-10 बच्चे हैं उन्हें भी वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि केवल बोर्ड पर लिखकर पढ़ाना और कुछ टीचिंग मटेरियल के साथ पढ़ाना, इसमें बहुत अंतर है। और बाकी बच्चों को ऐसा नहीं कि अगर ये ना दिखाओ तो बाकी बच्चे सीख नहीं पाएंगे, पर अगर ये दिखाएंगे तो वो भी और ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। और इसी तरह से इस बच्ची के कई सारे दोस्त बन गए हैं उसकी क्लासरूम में, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो बाकी बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो भी उन सारे तरीकों से काफी कुछ सीखते हैं और उन्हें वो तरीके अच्छे भी लगते हैं। तो कुछ ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो ना सिर्फ इन बच्चों के लिए पर बाकी सभी बच्चों के लिए भी उपयुक्त हो, ऐसी चीजों का अगर हम उपयोग करें तो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों को भी फायदा कर रहे हैं। आजकल हम लोग बहुत बात कर रहे हैं फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में, कि बाकी जो सामान्य बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ने लिखने में जो दिक्कतें आती है या समस्याएं आ रही है, कोई दिव्यांगता ना होने के बावजूद, तो ये सारी ऐसी कुछ टीएलएम है या कुछ ऐसी सिखाने की पद्धतियां है जो न सिर्फ इन बच्चों के लिए पर बाकी सारे सामान्य बच्चों के लिए भी बहुत उपयुक्त है। तो ऐसे कौन से अलग अलग स्ट्रैटेजीज है या कौन सी ऐसी सिखाने की पद्धतियां है, कौन सा ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसका उपयोग हम कर पाएंगे इन स्कूलों में, ताकि इसका जो बेनिफिट है या इसका जो फायदा है वो सभी बच्चों तक पहुंच पाए और सभी बच्चे इससे अच्छी तरीके से पढ़ पाए। टीचर के साथ साथ जो स्कूल के बाकी बच्चे हैं वो भी बच्चे के लिए एक शिक्षा या पाठ्यक्रम एक्सेसिबल बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। कई बार हम लोग बात करते हैं कि स्कूल्स में एक सेंसिटाइजेशन की कमी है, चाहे शिक्षकों के लिए बाकी बच्चों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि एक सेंसिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है, कि इन बच्चों को भी पता हो कि ये बच्चे भी बाकी बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। और ये करते समय जब ये बच्चे किसी सामान्य विद्यालय में जाते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो इन्हें अपने आप से मदद करने में बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें भी उनके साथ रहते हुए ये बच्चे समझ पाते हैं कि इनकी कुछ अलग जरूरतें हैं और उन अलग जरूरतों की पूर्ति करने के बाद ये बच्चे भी सीख पाएंगे। इनका सीखने का तरीका अलग है, संप्रेषण करने का तरीका अलग है, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये बच्चे कुछ भी सीख नहीं पाएंगे।
और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सेंसिटाइजेशन है, जहां ये सारे बच्चों को पता चल रहा है कि ये बच्ची भी उनके साथ ही उसी कक्षा में रह के पढ़ पाएगी। और उसके लिए जो पीयर लर्निंग की हम बात करते हैं, या बाकी बच्चों ने उस बच्चे की मदद करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ खेलना, इस प्रक्रिया में कई सारे कौशल ये बच्चे सीखते हैं। और जिन चीजों के लिए हम हमेशा अपने आईपी में लिखते हैं कि बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स में हमें उन्हें क्या क्या सिखाना है, चाहे वो ग्रहणात्मक संप्रेषण हो, अभिव्यक्ति हो, पर वो चीजें इस तरीके से जब बाकी बच्चों के साथ ये बच्चे मिलकर सीखते हैं या मिलकर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो अपने आप से कई सारे स्किल्स इन बच्चों में डेवलप होते हैं या कई सारे कौशलों का विकास होता है इन सारी एक्टिविटीज के द्वारा। पिछले स्लाइड में भी हमने बात की कि पीयर ट्यूटरिंग माने बाकी बच्चे इस बच्चे के साथ मिलकर जब पढ़े या इस बच्चे की सहायता करे तो सभी बच्चों को फायदा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उस बच्ची के साथ और भी 3-4 बच्चे हैं जो मिलकर उसे बता रहे हैं कि उसे क्या पढ़ना है, और वो उसे पढ़कर भी बता रहे हैं, क्योंकि अपने आप से वो पूरी तरह से पढ़ नहीं पाएगी, पर वो सुन पाती है। और इसीलिए वो बच्चे पढ़कर उसे उंगली रखकर दिखा रहे हैं कि वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और उसे भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का माहौल जब एक बच्चे को किसी सामान्य विद्यालय में इस तरह का माहौल मिलता है, तो वो बच्चा भी नियमित रूप से उस विद्यालय में जाना चाहता है। अगर ऐसा हो कि वो बच्चा वहां पे जाए और वो बच्चा अकेला ही एक कोने में बैठा रहे और टीचर सिर्फ बोलकर पढ़ाए और वो बच्चा ज्यादा कुछ समझ ना पाए, तो बच्चे की भी इतनी ज्यादा इच्छा नहीं होगी कि मैं रोज नियमित रूप से उस विद्यालय में जाऊं। पर अगर उसके कक्षा के बाकी बच्चों के साथ वो शामिल हो जाए, बाकी बच्चे उसकी जरूरतों को समझे, शिक्षक उनकी जरूरतों को समझे और उन्हें सहयोग करे, तो ये हर बच्चा जो सामान्य विद्यालय में जाता है वो सही मायने में शिक्षा एक्सेस कर सकता है। जो एक्सेसिबिलिटी की हम बात करते हैं, तो शिक्षा पाठ्यक्रम इसकी सही मायने में एक्सेसिबिलिटी वो बच्चा कर पाएगा। हमने पहले खेलकूद की भी बात की थी कि ऐसा नहीं कि पूरा समय वो बच्चा बस पढ़ने और लिखने के लिए ही उस सामान्य विद्यालय में जाए। इसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो सारे छोटे बच्चे हैं उनके साथ पढ़ने लिखने में या सीखने में इस बच्चे को भी उतना ही मजा आए जितना बाकी बच्चों को आता है। क्योंकि इस तरह से जब बच्चे स्कूल में सीखेंगे तब हम कह सकते हैं कि सही मायने में एक्सेसिबिलिटी हो रही है। जो एक रैंप बनाने से बिल्कुल बच्चा स्कूल के अंदर पहुंच जाएगा, पर एक कक्षा में पहुंचने के बाद जो सीखने के लिए एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए या पाठ्यक्रम समझने के लिए एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वो सही मायने में तभी होगी जब हम ये सोचें कि जो हमारी सिखाने की पद्धतियां हैं उनमें हम किस तरह का परिवर्तन करें, जो साधन सामग्री हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं सिखाने के लिए उसमें किस तरह का हम परिवर्तन करें, किस तरह की एक्टिविटीज सोचे ताकि सारे बच्चे उसमें शामिल हो पाए। और ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए हमें कौन से छोटे छोटे अनुकूलन करने की जरूरत है ताकि ये बच्चे भी हर उस एक्टिविटी में शामिल हो पाए जो उस विद्यालय में नियमित रूप से की जाती है। इन सब चीजों को जब हम सोचेंगे तो सही मायने में हम कह सकते हैं कि हम एक प्रयास कर रहे हैं या एक कोशिश कर रहे हैं
कि बच्चा पूरी तरह से पाठ्यक्रम का लाभ उठा पाए या उस पाठ्यक्रम को जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे वो सही तरीके से समझ पाए। और स्कूल में जाना, बाकी बच्चों के साथ सीखना, ये सब वो बच्चा नियमित रूप से करे। और हमने पहले भी देखा कि इस सभी की शुरुआत घर से ही होती है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि 2 बच्चे जिन्हें दिव्यांगता है, MDVI है दोनों बच्चों को, वो अपने बाकी भाई बहनों के साथ खेल रहे हैं जिन्हें कोई भी दिव्यांगता नहीं है। तो ये जो सहभागिता है या ये जो बच्चों को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया है, उन्हें हर एक एक्टिविटी में शामिल करने की प्रक्रिया है, इस सब की शुरुआत घर से होती है। जब घर से शुरुआत होती है तब जाकर स्कूल में भी इसका एक अलग तरह के पार्टिसिपेशन में इसका रूपांतर हो पाता है। चैलेंजेस की जो स्लाइड थी मैंने जानबूझ के पहले नहीं बताई, क्योंकि अगर हमने जब पूरा प्रेजेंटेशन में हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने शायद देखा होगा कि इनमें से हर एक चैलेंज को हमने एड्रेस नहीं किया कि एटीट्यूडनल चैलेंज है तो हम क्या करेंगे, बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। पर किसी ना किसी तरह से इनमें सा जो हर एक चैलेंज है, चाहे वो दृष्टिकोण का हो, चाहे स्कूल तक पहुंचने का हो, स्कूल में जो सुविधाएं हैं उनका हो, सिखाने की और सीखने की पद्धतियों का हो, या फिर जो साधन सामग्री या मटेरियल्स बच्चों को मिल पाते हैं उनका हो, किसी न किसी तरह से हमने प्रयास किया कि इन पे कुछ न कुछ समाधान हम जरूर ले पाए। ऐसा नहीं कि हर चीज का समाधान हो गया और अभी हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं। चैलेंजेस डेफिनेटली बहुत सारे हैं, पर हमें हमारी तरफ से प्रयास करना है कि किस तरह से इन सारी चैलेंजेस पे हम अपनी तरफ से कोई ना कोई एक सॉल्यूशन हमारी तरफ से निकल आए, और जिसमें ढेर सारे रिसोर्सेज की जरूरत ना हो पर फिर भी बच्चे को एक एक्सेस हम तैयार कर पाए। लास्ट स्लाइड में एक कोट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायद ये बहुत से लोगों को पता होगा कि एक चीज जो हम हमेशा खुद को पूछते रहते हैं कि एक बच्चा कहता है कि जिस तरह से आप मुझे पढ़ा रहे हो, अगर मैं उस तरह से नहीं सीख पा रहा हूं तो क्या आप मुझे उस तरह से पढ़ाओगे जिस तरह से मैं सीख पाऊं। और मेरे ख्याल से एक्सेसिबिलिटी के लिए, चाहे शिक्षा की हो, पाठ्यक्रम की हो, इस चीज को अगर हम ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से जरूर हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलता रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका प्रेजेंटेशन प्रत्येक समय एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए, हमारे लिए होता है। लेकिन आज आपने जो अंतिम स्लाइड में इस पूरे वक्तव्य का जो मर्म रखा है आपने, निश्चित ही जितने भी प्रतिभागी हैं या जितने भी बौद्धिक सक्षमता से युक्त चिंतन धारा को अग्रसित करने वाले लोग हैं, पूरे मर्म को इन 2 लाइनों में समेट करके समझ पाने में सक्षम और समर्थ हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ जुड़े जितने भी प्रतिभागी हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आज के दिवस पर एक्सेसिबिलिटी पर अगर आपका कोई प्रश्न है, विशेषकर स्कूल एक्सेसिबल के भाव से, तो आप आदरणीय मैम के समक्ष रखें। श्री सुमित गिरी से निवेदन रहेगा सभी के लिए माइक ऑन कर दें। आपका कोई प्रश्न है तो मैम के समक्ष रखें। हमारे प्रतिभागी जन, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मैम के समक्ष रख सकते हैं। नमस्कार। जी जी बताएं सर। नमस्कार, आई एम फ्रॉम कश्मीर। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार।
नमस्कार, आई एम फ्रॉम कश्मीर, थैंकफुल टू मैम। क्या आपने बहुत अच्छी तरह से हमें ये बताया कि स्कूल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, लेकिन एक समय है, हमारी प्रॉब्लम है इस कश्मीर में, यहाँ पर जो आबादी अक्सर पहाड़ों पर रहती है, जहाँ पर हमारे स्कूल भी अच्छे नहीं है और वहाँ पर एक्टिविटी भी ज़्यादा ठीक नहीं है। और जो हमारे ये बच्चे हैं, मैं खुद भी एक हैंडीकेप्ड हूँ, 90% आई एम, बट आई एम नॉट ए स्टूडेंट, लेकिन उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। मैं जैन के सोसाइटी हैंडीकेप्ड का सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का हूँ, इसलिए मुझे ये आपको कहना पड़ता है कि ऐसे बच्चों के लिए क्या हम कह रहे हैं जो कि हमें पहाड़ों पर रहते हैं और उनकी एक्टिविटी हमें नहीं मिलती है उनको। बिल्कुल सही। और आप जो कह रहे हो नाजिर जी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहां जहां पहाड़ी इलाके हैं वहां पे हम अक्सर देखते हैं, जैसे कई बार बच्चा एकदम ऊपर है और काफी सारी सीढ़ियां हैं, और ऐसी ऐसी जगह है कि ऐसा नहीं कि उसको व्हीलचेयर देने से उसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि वो व्हीलचेयर से लाना अपने आप में बहुत मुश्किल चीज है। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज है। और कई बार यहाँ पे फिर हम कोशिश करते हैं कि अगर हफ्ते में एक दिन बच्चा किसी तरह से स्कूल पहुंच पाए और बाकी दिन अगर हम उसको घर पर पढ़ाएं, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन मेथड्स का हम लोग उपयोग करते हैं। या जहां पहाड़ी इलाकों में भी बच्चा ना हो पर गांव में भी कई बार बच्चों की मोबिलिटी इश्यूज काफी होते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता पेरेंट्स के लिए कि रोज उन बच्चों को स्कूलों तक लेके जाए। पर कम से कम हफ्ते में एक दिन, 2 हफ्ते में एक दिन, जितना संभव हो पाए अगर बच्चा करे। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी करते हैं कि कभी कभी कुछ गाँव में छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर्स हम लोग बनाते हैं। जैसे किसी पंचायत भवन में अगर हमें छोटी सी जगह मिल पाए, तो अगर बच्चा रोज स्कूल नहीं जा पा रहा है तो उसी गांव के 10-15 बच्चे वहां पे पढ़ते हैं और उन्हीं के साथ ये बच्चे भी पढ़ते हैं। तो अगर स्कूल तक बच्चा बहुत दूर है और नहीं पहुंच पा रहा है, तो घर के आसपास जो कम्युनिटी सेंटर है वहां पे पहुंच पाता है क्या, ये करने की हम कोशिश करते हैं। जी यस मैडम, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। आपने गुरेज का नाम सुना होगा शायद। इसका सॉरी, गुरेज गुरेज एक इलाका है कश्मीर में, गुरेज बहुत फेमस है। अच्छा, उसकी आबादी जो है वो सिर्फ 4-5 घर, बहुत फलंग एरिया, फार फलंग एरिया में है। और बच्चे जो हैंडीकेप हैं उनको स्कूल तक पहुंचना बहुत प्रॉब्लम है। और एक बात है, हमारे बच्चे सिर्फ विजन से प्रॉब्लम नहीं है, उनको आर्थिक, उनको ये डेफ एंड डम्प भी है, वो बेचारे सुन देख नहीं सकते हैं और चल नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चे हैं। उनकी एक्टिविटी कैसे करें, जबकि एक दिन या 2 दिन या 3 दिन हफ्ते में, तो सफिशिएंट नहीं है उनके लिए। सही है, सही है। तो यही हमें देखना है कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हम किस तरह से शिक्षा को उस बच्चे तक पहुंचा पाएंगे, ये हमें देखना है। और इसलिए आज भी होम बेस्ड एजुकेशन या कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन उतना ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब बच्चों का हम सामान्य विद्यालय में नामांकन कर दे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, काफी सारे चैलेंजेस है और हर बच्चे के हिसाब से हमें सोचना पड़ता है कि अब इसके लिए हम क्या करें। तो कुछ बच्चों के लिए स्कूल में जाना सोल्यूशन होगा, कुछ बच्चों को घर में किसी विशेष शिक्षक ने जाकर पढ़ाना सोल्यूशन होगा, किसी के लिए कम्युनिटी सेंटर में जाना सोल्यूशन होगा। तो ये हर बच्चे के लिए बिल्कुल जैसा आपने कहा अलग अलग होगा उनकी चैलेंजेस के अनुसार। बिल्कुल। मैं आपने सिर्फ बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हमारे हैं, उन्हीं के PWG स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उन्हीं के बारे में कुछ है। हर एक ग्रुप में डिसेबिलिटी है, चाहे वो यंग हो, ओल्ड हो, कुछ हो, हर एक बिल्डिंग में जाना है, हर एक दफ्तर में जाना है, वहां पर उसके बारे में आपका क्या सही? यह फोकस ऑन हर एक ग्रुप में, जैसे कि जवान लड़का, लिखा पढ़ा लड़का, MA करके लड़का, उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो कुछ करे। बिल्कुल बिल्कुल, नॉट ओनली स्कूल गोइंग।
आप बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम आपने सिर्फ फोकस कर दिया स्कूल गोइंग, यू आर नॉट सही है। व्हाई? क्योंकि आज का हमारा जो विषय है वो था मेकिंग स्कूल्स एक्सेसिबल, और Okay. आधे घंटे में हम हर तरह की एक्सेसिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं कवर कर पाएंगे। तो अगर हमारे पास समय होता तो हम लोग डेफिनेटली हर तरह की एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात कर सकते थे। फिर वो कम्युनिटी में कैसे एक्सेसिबिलिटी करनी है, या होम बेस्ड एजुकेशन के थ्रू हम कैसे काम करते हैं, समुदाय आधारित पुनर्वसन से कैसे करते हैं। तो अगर ज्यादा समय होगा हमें कैलकुलेट करना चाहिए, ऑनलाइन क्लास हर लेती हैं तरह की एक्सेसिबिलिटी के बारे में टीचर अमेरिका की एक कहती है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नाजिर सर, कुछ और भी प्रश्न हमें लेने हैं, कई और प्रतिभागी भी हमारे साथ में हैं। मैं चाहूंगा किसी अन्य प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो तो। हेलो। जी हेलो, गुड आफ्टरनून जी। सर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ BSLK इन DSMRU। माय क्वेश्चन इज मैम, मैं स्पीच थेरेपी लेता हूँ, एक पेशेंट है BI का, और एज वेल एज फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर, और एज वेल एज हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है। तो मैं जानना चाहता हूँ मैम कि हाउ टू रिड्यूस हाइपर एक्टिवनेस, क्या टेक्निक यूज करें जो कि हाइपर एक्टिवनेस उसका रिड्यूस कर सकें। ओके, अगेन उस बच्चे के अनुसार स्ट्रेटजीज विल डिफर, पर एक जनरल जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर किसी बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है या ध्यान देने की अवधि अगर कम है, तो हम लोग हमेशा पहले कोशिश करते हैं कि एक्टिविटीज को छोटे छोटे चंक्स में बांट दे। जैसे एकदम आधा घंटा या 40 मिनट की एक्टिविटी वो बच्चा एट अ स्ट्रेच नहीं कर पाए, तो शुरू में 5 मिनट से शुरू करते हुए धीरे धीरे ऑन टास्क जो टाइम हम कहते हैं, या एक्टिविटी में जितना बच्चा टाइम दे रहा है उसका ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। सेम टाइम आसपास के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं, और शुरुआत उन एक्टिविटीज से करते हैं जो बच्चे को बहुत पसंद हो, ताकि बच्चा और अच्छी तरीके से ध्यान दे पाए। कई बार अगर आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की सुविधा है, तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भी जाके कुछ एक्सरसाइजेस करने के बाद जब बच्चे काम करना बैठते हैं, तो उनकी एक सेंसरी सिस्टम स्टेबल हो जाती है, और उसके बाद उनके साथ आप कोई भी एक्टिविटी की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल स्ट्रेटजीज है, पर आपका जो बच्चा है तो उसको आप जानते हैं, तो उसके हिसाब से और ज्यादा इन स्ट्रेटजीज को आपको मॉडिफाई करना होगा। गुड आफ्टरनून थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज प्रभा मरी। मैं एक इंक्लूसिव सेटअप में काम करती हूँ। तो जो चैलेंजेस कई जगह मैं फेस कर रही हूँ, जैसे आपने बोला एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम होम, जैसे पेरेंट्स ही पहले टीचर है, इंक्लूजन स्टार्ट होता है, पार्टिसिपेशन घर से स्टार्ट होता है। पर कुछ जगह पे ऐसे प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ जो पेरेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते, जबकि दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड ऑल्सो। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। कई बार तो इतनी काउंसलिंग के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। एक आधी केसेस ऐसे भी हुई है जिन्होंने स्कूल छोड़ भी दिया है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? बहुत सही पूछा आपने सवाल, और कई बार ये चैलेंजेस आते हैं क्योंकि पेरेंट्स भी अलग अलग तरह के हैं। कहीं पे जी। बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस होता है, कहीं पे हमारे बहुत प्रयास करने के बावजूद भी नहीं होता। एक चीज जो एक बहुत अच्छी तरह से काम करती है कि एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट ने बात करना। जैसे Okay. हम लोग एज प्रोफेशनल्स जब पेरेंट से बात करते हैं तो हमारा एक नजरिया होता है, पर एक दूसरा पेरेंट जब उस पेरेंट से बात करता है तो कई बार चीजों को वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। और Okay. दूसरी एक चीज है कि जब हम ज्यादातर ऐसे पेरेंट्स को बात करने के लिए बोलते हैं जिनके पास अपने बच्चों की कुछ सक्सेस स्टोरीज है, कि उनके बच्चे ने भी इसी तरह से शुरुआत की, पर आज निरंतर प्रयास की वजह से वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस तरह की स्टोरी जब एक पेरेंट्स से उनको सुनने मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि अच्छा, शायद
फिर मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो मेरे भी बच्चे को कुछ ना कुछ फायदा होगा। और एक बार थोड़ा सा भी उनको इम्प्रूवमेंट बच्चे में दिख जाए, फिर उनका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ने लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ कुछ तो फायदा बच्चे को हो रहा है। तो ये कुछ चीजें अगर आप ट्राई करना चाहो तो जरूर कर सकते हो। श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपसे जो समय आग्रहित किया था उससे कहीं अधिक समय हम प्राप्त कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत पुनः पुनः धन्यवाद मैम।